हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द नेक्स्ट वीडियो। जनरल एंट्री का ये चैप्टर चल रहा था। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 15 तक हम कर चुके हैं। डीके गोयल सॉल्यूशन हमारी बुक है, रेफरेंस बुक है। यदि आपके पास नहीं है तो आप परचेज कर लीजिए। ईच एंड एवरी क्वेश्चंस उसमें सॉल्व हो रहे हैं। आज जो हम 15 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले कुछ क्रूशियल टर्म्स हमें सीखना जरूरी है। कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन हमें सीखना जरूरी है, जैसे कि बेड डेट्स हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, डेप्रीसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर उससे रिलेटेड ऑनवर्ड्स क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। बिना समय व्यर्थ गंवाए चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हम ले रहे हैं बच्चों, यहां पर बेड डेट्स। ठीक है। अब बेड डेट्स को समझने से पहले इसके बैकग्राउंड को समझना, कॉन्सेप्ट को समझना। बेड डेट्स क्रिएट हुआ तो कहां से हुआ। देखिए, मान लीजिए हमने गुड्स सोल किए, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट। समझिएगा बात को, ₹10,000। ये एक मान लीजिए मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, गुड्स सेल से रिलेटेड, और क्रेडिट पर सेल किया है मिस्टर एक्स को ₹10,000। तो बच्चों नॉर्मली इसकी एंट्री क्या होती है, जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ठीक है। गुड्स को बेचने से होने वाली इनकम को सेल्स बोलते हैं। इनकम बढ़ती है इसलिए क्रेडिट करते हैं। मिस्टर एक्स से पैसा लेना बाकी है, इसलिए वो हमारी एसेट है, इसलिए हमने उसको डेबिट किया है ₹10,000 से। अब हुआ क्या सर, मिस्टर एक्स हो गए इंसॉल्वेंट। क्या हो गए? इंसॉल्वेंट। अब यदि इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी इस तरह के वर्ड आपको मिल जाए, या तो वो हो गए इंसॉल्वेंट या फिर हो गए बैंक्रप्ट। इसका मतलब यह है सर, इसका मतलब यह है कि अब मिस्टर एक्स से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जो मिलेगा उसी से काम आपको चलाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या बोलेगा आपको कि मिस्टर एक्स बिकम बैंक्रप्ट या इंसॉल्वेंट। ठीक है। ये कीवर्ड है जो आपको जनरल एंट्री में मिलेंगे, बैंक्रप्ट और ईदर इंसॉल्वेंट। ठीक है। फिर क्वेश्चन बोलेगा एंड 50 पैसा इन ए रुपी इज रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। इसका मतलब यह है सर कि 50% ही जो उनसे चाहिए था, हमें जितना भी ड्यू हमें चाहिए था, ₹10,000 जो हमें चाहिए था, उसमें से 50% ही उनसे रिकवर हो पाया। 50% अब रिकवर नहीं होगा। तो जो पैसा मिला बच्चों, ईदर इट इज इन फॉर्म ऑफ कैश और थ्रू चेक। कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट एज द केस में भी 10,000 का 50% हमारे पास आ गया, इसलिए असेट हमने बढ़ा दी। अब बैंक्रप्सी डिनोट करती है कि अब जो बचा हुआ पैसा है वो आपको फ्यूचर में मिलने वाला नहीं है। तो 50% जो आपका लॉस हो चुका है बच्चों, उस लॉस को आप बेड डेट्स के नाम से डेबिट करेंगे, क्योंकि लॉसेज आर ऑलवेज डेबिटेड। ट्रीटिंग इट एज ए लॉस ऑफ बिजनेस, लॉस इन द वैल्यू ऑफ डेटर और एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में एक्सपेंसेस बढ़ते हैं बच्चों, लॉसेस बिजनेस में बढ़ते हैं, और एक्सपेंसेस बिजनेस में बढ़ते हैं बच्चों। तो उन्हें हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसलिए बच्चों हमने यहाँ पर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट कर देना है विद द अमाउंट ऑफ बेड डेट्स, दैट इज 5,000। और बच्चों मिस्टर एक्स के अकाउंट को हमें क्लोज कर देना है, क्योंकि अब मिस्टर एक्स से फ्यूचर में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जब मिस्टर एक्स का अकाउंट हमने डेबिट किया था, इसलिए क्योंकि मिस्टर एक्स से हमें ₹10,000 लेने थे। यस और नो, मिस्टर एक्स को हमने डेबिट किया था क्योंकि मिस्टर एक्स से हमें 10,000 लेने थे। अब देखिए 50% मिस्टर एक्स से हमें मिल चुका, इसलिए हमने 50% तो कैश में डेबिट कर दिया। जो डूब गया उसको हमने बेड डेट्स के लॉस के नाम से डेबिट कर दिया, और मिस्टर एक्स के अकाउंट को हमने क्लोज कर कर क्रेडिट कर दिया पूरा 10,000 से, जितने से वो डेबिट था। आई बात समझ में? तो बेड डेट्स से टर्मिनोलॉजी हमें समझ में आ गई। बेड डेट्स को हम एक्सपेंस मानेंगे या लॉस मानेंगे, और उसे P&L अकाउंट से हम राइट ऑफ कर देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब सेकंड टर्म को समझना, बेड डेट्स रिकवर्ड क्या होता है बच्चों। ठीक है। बेड डेट्स रिकवर्ड, देखिए बेड डेट से रिकवरी एक तरह की अर्लियर जो आप लॉस बुक कर चुके थे, जो आप लॉस
बुक कर चुके थे, उस लॉस को P&L से राइट ऑफ भी कर चुके थे, उस लॉस की अब हो रही है रिकवरी। लॉस हुआ था तो बिजनेस में आपने लॉस को डेबिट किया था इन द नेम ऑफ बेड डेट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? अभी हमने सीखा है कि लॉस को हमने बेड डेट्स के नाम से डेबिट किया था। अब हो रही है इस लॉस की बच्चों रिकवरी। क्या हो रही है? रिकवरी। तो लॉस की रिकवरी बच्चों इनकम मानी जाती है। समझना बात को। इनकम बिजनेस में बढ़ती है तो उसे क्रेडिट करते हैं और इस इनकम को हम बोलेंगे बेड डेट्स रिकवर्ड। तो बच्चों एक अकाउंट क्रेडिट होगा इन द नेम ऑफ बेड डेट्स रिकवर्ड, बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिटेड। अब बच्चों डेबिट क्या होगा? डेबिट डेटर अकाउंट नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे डेबिट यहाँ पर पर्टिकुलर डेटर के अकाउंट को कर देते हैं, ये बड़ी भारी भूल करते हैं। जैसे मिस्टर एक्स हमारा डेटर है तो मिस्टर एक्स के अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। दिस इज रॉन्ग ट्रीटमेंट, ये बिल्कुल गलत है। आप जल्दबाजी में इस तरह के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ना करें। लॉस की रिकवरी हुई है, ये इंडिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है। आप देखिए बेड डेट से रिकवर्ड लिखा हुआ है। रिकवर्ड मतलब वो पैसा मिल चुका है, वो पैसा मिल चुका है, ये कैश का इंडिकेशन है। ये सुन लो, इधर इन फॉर्म ऑफ चेक और थ्रू कैश। तो बच्चों लॉस जब आप पहले बुक कर चुके थे, अब उसकी रिकवरी हुई है, आप बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, ट्रीटिंग इट एज ए इनकम। तो बच्चों जो पैसा आपको मिला है थ्रू कैश और थ्रू चेक, तो आप बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे बच्चों? डेबिट कर देंगे। ठीक है। 50% जो आपका पैसा डूब गया था अर्लियर, उसकी यदि आपको रिकवरी पूरी हो जा रही है, जो बेड डेट्स आपका हुआ था, देखिए यहां पर ध्यान से, ये आपका बेड डेट्स था। ठीक है। ये रिकवर हो चुका है, तो अब एंट्री हो जाएगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 5000 एज द केस में बी, और 2 बेड डेट्स रिकवर्ड। बताओ बच्चों इसमें कोई दिक्कत हो तो? ठीक है। इसको भी आप अलग से एक इनकम मानेंगे, और इनकम को हम जानते हैं इनडायरेक्ट इनकम है, इसलिए P&L अकाउंट के अंदर राइट ऑफ इसको कर दिया जाएगा क्रेडिट साइड में। ठीक है। इसे राइट ऑफ कर दिया जाएगा और बेड डेट्स को P&L में डेबिट साइड में राइट ऑफ कर दिया जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नोट आप कर लेना आराम से। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट टर्म पर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ध्यान लगाकर समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को यदि मैं हिंदी में बात करूं तो बकाया खर्चा। देखिए, मान लीजिए ये आपका एम्प्लॉई है। कौन है बच्चों? ये आपका बिजनेस का एम्प्लॉई। ठीक है। हमने बिजनेस में इस एम्प्लॉय से एम्प्लॉयमेंट की सर्विसेज ली है। क्या लिए सर? सर्विसेज। ठीक है। मान लीजिए 12 मंथ इसने हमें बिजनेस में एम्प्लॉयमेंट की सर्विसेज दी, और हमारा खर्चा इसका बनता था एट द रेट ₹10,000 पर मंथ। ठीक है। तो टोटल एक्सपेंसेस यदि मैं बात करूं बिजनेस में इन द नेम ऑफ सैलरी, जो एक्रू हो चुका है, एक्रू हो चुका है, वो होगा 1,20,000। आई बात समझ में? अब जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट होते हैं उन पर एक्रूअल प्रिंसिपल लगता है। एक्रूअल प्रिंसिपल ये कहता है कि जो खर्चा आपका पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर से रिलेट करता है, जिसके रेस्पेक्ट में 12 मंथ की सर्विसेज आप ले चुके हैं या बेनिफिट्स आप ले चुके हैं, उसे एक्सपेंस के रूप में पूरी तरह से आपको बुक करना चाहिए उसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आपने उसका पूरी तरह से पेमेंट किया है या नहीं। कहने का मतलब यह है कि बिजनेस की तरफ से इस एम्प्लॉय को पेमेंट कितना होना चाहिए था सर? बताएंगे बच्चे? पूरा 1,20,000 का पेमेंट हो जाना चाहिए था। पर बिजनेस ने क्या किया सर? मतलब हमारे बिजनेस ने ये किया कि इनको 10 मंथ की सैलरी का तो पेमेंट कर दिया एट द रेट 10,000 पर मंथ, यानी कि जो टोटल पेमेंट हुआ है वो हुआ है सर 1,00,000 का। और आउटस्टैंडिंग जो है, यानी कि बकाया खर्चा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन द नेम ऑफ दैट एक्सपेंस सैलरी जो है, वो हो गई सर 20,000। तो ये 20,000 की सर्विसेज भी दे चुके हैं हमें एम्प्लॉयमेंट की, पर हमने उनका सैलरी नहीं दिया है। पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में यदि आप सर्विसेज ले चुके हो और आपने उसका पेमेंट नहीं किया है, तो वो एक्सपेंस आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाता है। अब देखिए एग्जाम्पल लेकर इसको और अच्छे से समझते हैं। ठीक है। एक्रूअल प्रिंसिपल आता है यहां पर, एक्रूअल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। अब ये एक्रूअल प्रिंसिपल क्या कहता है कि पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में 12 मंथ का
सर्विस बेनिफिट आप बिजनेस के अंदर ले चुके हैं तो आपको 12 मंथ का मतलब जितने समय का आप बेनिफिट ले चुके हैं उतने समय का एक्सपेंस और खर्चा आपको दिखाना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो बच्चों सर्विसेज हम ले चुके हैं एम्प्लॉय की 12 मंथ की, तो हमें सैलरी तो पूरी 12 मंथ की दिखानी पड़ेगी। बीइंग ए एक्सपेंस ऑफ बिजनेस 1,20,000 दिखा दी सर हमने। 10,000 रुपए महीने के हिसाब से 12 मंथ की सैलरी बनती है 1,20,000, और 1,20,000 का सैलरी हमने बिजनेस में एक्सपेंसेस के रूप में दिखा दिया। पर बच्चों हमने पे कितना किया है? बिजनेस से असेट कितनी कम हो रही है? बिजनेस से कैश कितना रिड्यूस हो रहा है? कैश रिड्यूस हो रहा है ओनली 1,00,000 रुपीज। ठीक है, तो कैश बीइंग ए असेट ऑफ बिजनेस डिक्रीजिंग फ्रॉम बिजनेस इज क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ दैट असेट। जितना असेट कम हो रहा है उतने से क्रेडिट कर दिया। अब बच्चों ये जो 20,000 रुपए हमारा बाकी है ये कहलाएगा हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, इसे भी हमने क्रेडिट करना पड़ेगा। अब इसे क्रेडिट करने का लॉजिक क्या है ये समझिए आप। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे बिजनेस की है लाइबिलिटी। क्या है बच्चों? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी यहां पर बिजनेस में बढ़ रही है इसलिए उसे क्रेडिट करेंगे इन द नेम ऑफ दैट लाइबिलिटी। और ये लाइबिलिटी है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की ये लाइबिलिटी है यदि मैं आपको बताऊं तो। आई बात समझ में? तो बच्चों बिजनेस में लाइबिलिटी बढ़ रही है इसलिए उसे क्रेडिट किया जाएगा। क्योंकि देखिए सर्विसेज तो आपने 2 मंथ की भी ली है एम्प्लॉय से, पर उसका पेमेंट आपने नहीं किया, वो पेमेंट किया जाना बाकी है, इसलिए आपको उसे लाइबिलिटी के रूप में दिखाना पड़ेगा। बेनिफिट आप ले चुके हैं, पेमेंट आपने नहीं किया है, पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड एक्सपेंस है, एक्रू हो चुका है, पे नहीं किया है, लाइबिलिटी बनती है कि पे किया जाना चाहिए। लाइबिलिटी यदि बिजनेस में बढ़ती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है इन द नेम ऑफ दैट लाइबिलिटी। तो जो भी एक्सपेंसेस के रेस्पेक्ट में हम बेनिफिट ले चुके हैं, मान लीजिए हमने रेंटल प्रीमाइसेस में हम बिजनेस कर रहे हैं, 11 मंथ का हमने रेंट दिया है, 12 मंथ का लास्ट मंथ का हमने रेंट नहीं पे किया, पर टेनेंसी की सर्विसेज का बेनिफिट तो हमने ले लिया। तो उस एक महीने को भी आपको, एक महीने के एक्सपेंस को, रेंट को भी आपको बिजनेस का खर्चा मानना पड़ेगा। क्योंकि आपने पे नहीं किया इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ट्रीटिंग इट एज ए लाइबिलिटी। अब बात करते हैं ये लाइबिलिटी है तो कौन सी है? तो बच्चों ये है करंट लाइबिलिटी। ठीक है, ये आपके बिजनेस की करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि आपको विद इन 2-3 मंथ आपको इसको पे कर देना है। आई बात समझ में? और करंट लाइबिलिटी वो सारी लाइबिलिटी होती है जो विद इन 12 मंथ पे हो जाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आपकी एक करंट लाइबिलिटी है। बैलेंस शीट में आप इसको दिखाएंगे, कहाँ दिखाएंगे सर इसको? बैलेंस शीट। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हमें समझ में आ गया सर। अब चलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस पर। ये प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है ध्यान से समझिएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि खर्चा पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर का नहीं है और उसका पेमेंट हमने एडवांस में कर दिया है, पहले ही कर दिया है। मान लीजिए ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा एम्प्लॉय है, ठीक है। अब इस एम्प्लॉय ने सर्विसेज तो हमें 12 मंथ की दी है, पर हम इसे जो पेमेंट कर रहे हैं ना, हम इसे जो पेमेंट कर रहे हैं सैलरी का, किसका सर? पेमेंट जो हम कर रहे हैं सैलरी का वो हम कर रहे हैं 14 मंथ का। तो 2 महीने की सैलरी आपने एडवांस में पे कर दी, पहले से ही पे कर दी, वो प्रीपेड सैलरी। अब एक और एग्जांपल से समझो इसको, इधर ध्यान दो। ये आपका पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर है। मान लीजिए आपका पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर यहां से चालू होता है, यहां खत्म हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए 1 अप्रैल 2026 से आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ, खत्म कब होगा? 31 मार्च 2027 को, ठीक है। तो ये 12 मंथ की एम्प्लॉय ने आपको सर्विसेज दी है, बिल्कुल दी है सर। हम उसे पेमेंट क्या कर रहे हैं? पूरे 12 मंथ का तो हमने पेमेंट किया, पर हमने क्या किया बच्चों? मार्च में उसे 2 मंथ का एडवांस पेमेंट कर दिया। सैलरी का पेमेंट हमने 2 मंथ का एडवांस कर दिया, मतलब अगले साल की अप्रैल और मई, अगले साल के अप्रैल और मई की सैलरी, अगले साल के अप्रैल और मई की जो सैलरी बनती है ना, वो सैलरी सर हमने यहीं पे कर दी। आई बात समझ में? वो सैलरी हमने यहीं पे कर दी, मतलब इस महीने हमने 2 महीने की एडवांस और 1 महीने की इस मंथ की सैलरी, 3 महीने की सैलरी पे कर दी। तो पर्टिकुलर में अकाउंटिंग ईयर की बात करूं तो इस अकाउंटिंग ईयर में, इस 12 मंथ के अकाउंटिंग पीरियड में
इस 12 मंथ के अकाउंटिंग पीरियड में मैंने 12 मंथ प्लस 2 मंथ यानी कि 14 मंथ की सैलरी पे की है। अब यहां भी एक्रूअल प्रिंसिपल आता है। अब एक्रूअल प्रिंसिपल यहां आकर कहता है कि सर जो खर्चा इस अकाउंटिंग ईयर का है उतना ही बुक होना चाहिए। क्या कहता है एक्रूअल प्रिंसिपल? सर एक्रूअल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में जो एक्सपेंस आपका रिलेट करता है 12 मंथ का, आई बात समझ में, उतना ही एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए। और इनकम के बारे में भी यही कहता है कि पर्टिकुलर 12 मंथ एक अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड जो इनकम आपने अर्न करी है वो ही क्रेडिट होनी चाहिए। एक्रूअल प्रिंसिपल ये कहता है कि 12 महीने का अकाउंटिंग ईयर है तो 12 महीने का हिसाब होना चाहिए सर। तो अब तो उलझ गए सर। हमने जब पेमेंट किया था एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब हम पेमेंट करते रहे सैलरी का, तो हमने एंट्री क्या पास करी होगी बच्चों? सैलरी अकाउंट डेबिट ड्यूरिंग द ईयर। यदि मैं बात करूं तो ड्यूरिंग द ईयर पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर जो हमने एग्जांपल लिया उस साल हमने सैलरी अकाउंट को डेबिट किया होगा, ठीक है। और कितने से किया होगा? 10,000 पर मंथ की सैलरी है तो 14 मंथ से, क्योंकि हमने तो पेमेंट पूरा 140 कर दिया सर। तो पेमेंट करते गए, सैलरी को डेबिट करते गए। कैश या चेक के थ्रू पेमेंट किया तो कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग एन असेट ऑफ बिजनेस डिक्रीजिंग फ्रॉम बिजनेस, क्रेडिट हो जाएगा। बट बच्चों जैसे ही हम एंड ऑफ द ईयर में पहुंचेंगे, एंड ऑफ द ईयर में वहां एक्रूअल प्रिंसिपल आएगा, ठीक है। क्योंकि एक्रूअल प्रिंसिपल क्या है? चेक करता है पूरी तरह से कि अकाउंटिंग सही से की है या नहीं की है, 12 मंथ का खर्चा डेबिट हुआ है या नहीं हुआ। अब एक्रूअल प्रिंसिपल ने तो ये चेक किया सर, यहाँ पर सैलरी पूरे 14 महीने की डेबिट हो गई और ये तो गलत हो गया। आपने पेमेंट ज्यादा किया तो क्या मतलब है? आपने जितना पेमेंट किया उतना थोड़ा ही डेबिट कर दोगे आप। पेमेंट इज नॉट रेलिवेंट। एक्रूअल प्रिंसिपल कैश बेसिस को डिस्कार्ड करता है कि कैश बेसिस पर जो आपने अकाउंटिंग करी वो बिल्कुल गलत है। आपको प्रिंसिपल कर अकाउंटिंग फॉलो करना है एक्रूअल। आपको एक्रूअल बेसिस पर ही अकाउंटिंग करनी है। एक्रूअल बेसिस इज राइट, उसको आपको फॉलो करना है। आई बात समझ में? तो एक्रूअल बेसिस तो ये कहता है कि आपको सैलरी 1,20,000 की डेबिट करनी चाहिए थी और भाई साहब हमने सैलरी तो 1,40,000 की डेबिट कर दी। अब क्या करें? अब इसको काट के 1,20 तो नहीं लिख सकते। आई बात समझ? ये भी काटना पड़ेगा, ये भी काटना पड़ेगा। दिस इज नॉट रेलिवेंट, ये सही नहीं है तरीका। तो हमें क्या करना चाहिए? जो सैलरी हमने ज्यादा डेबिट कर दी ना मेरे बच्चों, उस सैलरी को कैंसिल करके हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। एंड ऑफ द ईयर में ये एंट्री पास होगी 31 मार्च को, 27 को। आई बात समझ में? तो सैलरी जो ज्यादा डेबिट हो चुकी है वो बच्चों क्रेडिट हो जाएगी, है ना। जो हमने एक्सेस पे कर दी थी दैट अमाउंट 10,000 इंटू 2 मंथ, तो 2 महीने की सैलरी हमने ज्यादा पे कर दी थी, उसे कैंसिल कर हमने क्रेडिट कर दिया। तो नेट सैलरी कितने से डेबिट रही सर? इधर ध्यान दो। सैलरी डेबिट कितने से हुई थी? यहाँ पर 1,40 से। और आपने क्रेडिट कर कैंसिल कितने से कर दिया सर? 20,000 से। तो नेट सैलरी डेबिट कितनी बची? 1,20,000। वही रहनी चाहिए थी। एक्रूअल प्रिंसिपल यही कहता है कि खर्चा इस अकाउंटिंग ईयर से 1,20,000 है, रिलेटेड 1,20,000 है, तो 1,20,000 ही डेबिट बचना चाहिए। यदि ज्यादा डेबिट कर दिया है तो कैंसिल करके क्रेडिट कीजिए। कर दिया हमने। अब डेबिट क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे सर प्रीपेड प्रीपेड सैलरी अकाउंट, ठीक है। अब इसको समझो, ये क्या है? प्रीपेड सैलरी अकाउंट बच्चों, ये हमारे बिजनेस की करंट असेट्स। क्या है हमारे बिजनेस की? ये करंट असेट्स। क्या है बच्चों? ये करंट असेट्स, ठीक है। और असेट यदि बढ़ती है ना बच्चों तो उसे डेबिट ही करते हैं, इसलिए हमने प्रीपेड सैलरी को डेबिट किया। अब ये करंट है तो क्यों है? करंट असेट्स है तो ये क्यों है? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, सुनो। जो सैलरी हमने एडवांस में इस महीने, इस साल जो सैलरी हमने एडवांस में पे करी है, यहाँ देखिए, इस महीने जो हमने एडवांस सैलरी पे करी थी अगले 2 महीने की, मतलब अगले साल के 2 महीने की, तो बच्चों 31 मार्च 27 को उसे हम करंट असेट मानेंगे। एक्सपेंसेस पेड दिस ईयर, बेनिफिट विल कम नेक्स्ट ईयर। तो बच्चों जो पेमेंट इस करंट अकाउंटिंग ईयर में किया गया उसका उसका बेनिफिट अगले अकाउंटिंग ईयर के क्लोज होने से पहले, मतलब अगला अकाउंटिंग ईयर का क्लोज होगा 31 मार्च 28 को, उससे पहले पहले यदि उसका बेनिफिट आपने कंज्यूम कर लिया, आई बात समझ में, या उसका बेनिफिट पूरी तरह से नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर 12 मंथ के अंदर कंज्यूम्ड होने वाला है, तो हम उसका स्टेटस बैलेंस शीट डेट पर करंट असेट्स के रूप में देते हैं। इसलिए बच्चों
जो प्रीपेड है वो आपकी करंट एसेट्स है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी, ये एंट्री भी आपको समझ में आ गई होगी कि प्रीपेड एक्सपेंस हम डेबिट करते हैं और पर्टिकुलर एक्सपेंस जो हमने ज्यादा डेबिट कर दिया है उसको कैंसिल कर हम क्रेडिट करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। अब नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट टर्म है हमारा डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा? डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये सब चीजें हमारे क्वेश्चंस में काम आएगी, इंप्लीमेंट करेंगे हम इन जनरल एंट्रीज को और इसकी प्रैक्टिस करेंगे बहुतायत से बेहतरीन तरीके से। अब ये डेप्रिसिएशन क्या होता है, एग्जाम्पल से समझना बच्चों। डेप्रिसिएशन क्या होता है? मान लीजिए हमने मशीनरी खरीदी, है ना, एग्जाम्पल नोट करना आप। मशीनरी हमने परचेस करी है 1 अप्रैल 2026 को, 1 लाख की असेट हमने खरीदी, ठीक है, उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन छोड़िए, मान लीजिए उसकी लाइफ है 10 ईयर्स। कितनी लाइफ है सर? 10 ईयर्स, 10 साल की उसकी उम्र है, ठीक है। तो बच्चों मेरी बात सुनो, जब असेट हमने खरीदी 1 अप्रैल 2026 को, तब हम एंट्री पास क्या करेंगे? असेट खरीदी जा रही है तो असेट बढ़ रही है, तो जो पर्टिकुलर असेट हमारे बिजनेस में बढ़ रही है उसे हमने डेबिट कर देना है। असेट इंक्रीजिंग डेबिटेड इन द नेम ऑफ दैट असेट्स। और बिजनेस से कैश या चेक जो भी आपका जा रहा है, तो पर्टिकुलर असेट कैश और बैंक की क्रेडिट हो रही है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए, चूंकि इसकी लाइफ 10 ईयर है, तो फर्स्ट ईयर एंड होगा 31 मार्च 2027 को। आई बात समझ में? 31 मार्च 27 को फर्स्ट ईयर एंड होगा। तो 31 मार्च 27 की यदि हम बात करें, तो पर्टिकुलर 1 ईयर असेट्स का कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। 1 साल असेट्स को खरीदे हो चुका है। तो पर्टिकुलर 1 अकाउंटिंग ईयर यदि कंप्लीट हो चुका है, दैट मीन्स 1 साल का उस असेट्स की कॉस्ट से रिलेटेड जितना भी बेनिफिट था वो हम कंज्यूम कर चुके हैं। यस और नो? ठीक है, 1 साल का बेनिफिट उस असेट से रिलेटेड बच्चों क्या कर चुके हैं? हम कंज्यूम कर चुके हैं। दैट मीन्स उस कंजम्पशन ऑफ बेनिफिट को ही बोला जाता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट बेनिफिट कंज्यूम्ड ड्यू टू द यूज ऑफ असेट्स। ठीक है, उस असेट्स को यूज लेकर जितना हम बेनिफिट कंज्यूम कर चुके हैं उसे ही डेप्रिसिएशन बोला जाता है। अब डेप्रिसिएशन किस किस कारण से लग सकता है? असेट्स के वियर एंड टीयर के कारण लग सकता है ना, असेट के यूज के कारण हो सकता है, नेचुरल कॉजेस से हो सकता है ना। इन सब कारणों से असेट्स की वैल्यू क्या होती है बच्चों? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कम हो जाती है। तो 1 साल बाद, आज से 1 साल पहले जो असेट हमने खरीदी थी 1 लाख की, 1 साल बाद ऑब्वियसली वो असेट 1 लाख की तो नहीं रही होगी, उतने की नहीं रही होगी। ऑब्वियसली शोरूम से निकलते ही असेट की वैल्यू कम हो जाती है। ये सुनो, यदि आपने कोई कार या बाइक खरीदी है और शोरूम से निकलते उसकी प्राइस आप असेस करना, उसकी प्राइस क्या हो जाती है? मार्केट वैल्यू से गिर जाती है, उतने में तो नहीं बिकेगी जितने में आपने खरीदी थी। तो उसी तरह से डेप्रिसिएशन भी उसी टर्मिनोलॉजी के कहते हैं कि असेट्स को यूज लेने के कारण, वियर टियर के कारण, नेचुरल कॉजेस के कारण उस असेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो बच्चों यदि हम डेप्रिसिएशन काउंट करें, 10 लाख की कॉस्ट की असेट्स, 1 लाख की असेट थी, यस, 1 लाख की असेट यदि 10 सालों तक काम आनी है, तो 1 लाख की जो हमने कॉस्ट पे करी है उसका बेनिफिट यदि हम 10 सालों में लेंगे, तो हर साल हमें कितना बेनिफिट कंज्यूम करना है? हर साल हमें 10,000 का बेनिफिट कंज्यूम करना है। मतलब एनुअल डेप्रिसिएशन आपको कितना लगाना पड़ेगा? 10,000। ठीक है, और डेप्रिसिएशन का मतलब है यूज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट। यहां पर हमारी मशीनरी है, ड्यू टू द यूज और ड्यू टू डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू, ड्यू टू डिक्रीज इन टेक्नोलॉजी, ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, ड्यू टू एक्सीडेंट और ड्यू टू नेचुरल कॉज, फ्लड, फेमाइन, अर्थक्वेक। ये सभी कारण हो सकते हैं जिसके कारण असेट की वैल्यू में गिरावट आती है। तो यदि मैं एंड ऑफ द ईयर में बात करूं, तो असेट्स की वैल्यू में डिक्रीज कितना हो चुका? 10,000 का हो चुका है। उससे ही आप डेप्रिसिएशन कहेंगे, और डेप्रिसिएशन बच्चों एक तरह का लॉस है इन दी वैल्यू ऑफ असेट। ठीक है, और बच्चों यदि बिजनेस में आपको हो रहा है लॉस इन द वैल्यू ऑफ असेट, तो आप उसे क्या करेंगे बताइए? यदि बिजनेस में लॉसेस
बढ़ते हैं। वैसे तो लॉस इन द वैल्यू ऑफ असेट है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। क्या है बच्चों? एक्सपेंस। असेट की वैल्यू में होने वाली गिरावट भी बिजनेस के लिए खर्चा मानी जाती है, और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो बच्चों डेबिट किए जाते हैं। और डेबिट किस नाम से किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा सर डेप्रिसिएशन के नाम से। आ रही बात समझ में आपको? सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। आई बात समझ में? तो एंट्री क्या होगी सर यहाँ पर? ये एंट्री होती है हमेशा एंड ऑफ द ईयर। कब होती है सर? एंड ऑफ द ईयर। देखिए पूरे 365 दिन आपने असेट को यूज लिया है, तो असेट तो पूरे 365 दिन डेप्रिशिएट होगी, उसकी वैल्यू 365 डेज, पूरे 365 डेज कम होगी, भले ही आप यूज लें या ना लें। आई बात समझ में? यदि बिजनेस में आपने उनको रेडी टू यूज रख दी है, बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी उस पर स्टार्ट कर दी है, तो वो हर दिन डेप्रिशिएट होगी। आई बात समझ में? पर उसे चार्ज किया जाता है एंड ऑफ द ईयर। रोज डेप्रिसिएशन की एंट्री पास नहीं होती सर, डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होगी एंड ऑफ द ईयर में। डेप्रिसिएशन बीइंग एन एक्सपेंस ऑफ बिजनेस और लॉस इन वैल्यू ऑफ असेट। एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो हम डेबिट करते हैं, इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट भी डेबिट कर दिया जाएगा 10,000 रुपीज। और हम जानते हैं कि असेट की वैल्यू क्या होगा इसके कारण? कम होती है। अब जब बच्चों असेट्स कम हो जाती है या असेट डिक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। यहां पर मशीन की वैल्यू क्या हो गई सर? कम हो गई। असेट की वैल्यू कम हो गई, इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया। अब हम ये कह सकते हैं कि जो मशीन हमने, जो असेट हमने 1 लाख में खरीदी थी, जिसे हमने 1 लाख से डेबिट किया था, वो असेट बच्चों यहां पर 1 लाख से क्रेडिट हो चुकी है, यानी कि कम हो चुकी है, और असेट्स का नेट डेबिट बैलेंस 90,000 ही बचा है। कितना बचा है बच्चों? असेट का नेट डेबिट बैलेंस 90,000 बचा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 1 लाख की असेट्स जब आपने खरीदी थी तब डेबिट किया था, और आपने डेप्रिसिएशन के समय पर्टिकुलर असेट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है, तो नेट बैलेंस एंड ऑफ द ईयर में असेट का बचेगा आपके पास 90,000, और इस बैलेंस पर आप डेप्रिसिएशन आप अगले साल लगाओगे। जो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया उसको P&L से हम राइट ऑफ कर देते हैं। तो बच्चों P&L से राइट ऑफ करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो डेबिट हो जाता है, और पर्टिकुलर जो डेप्रिसिएशन आपने डेबिट किया था उस डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। समझ में आ रही बात? यानी कि जो डेप्रिसिएशन हमने अभी डेबिट किया था, ये देखिए यहाँ पर, ये डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने डेबिट किया था, इसको राइट ऑफ कर देंगे हम एंड ऑफ द ईयर में, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर में P&L अकाउंट बनता है, उसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसे राइट ऑफ कर देंगे, उसी साल का खर्चा मानकर। तो आई होप सो डेप्रिसिएशन आपको समझ में आ गया होगा। जी सर। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी चलते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? देखिए ये बंदा बिजनेस का ओनर है। कौन है? ओनर या प्रोपराइटर कह दो आप, ये इसका बिजनेस है। ठीक है। अब बिजनेस का ओनर बिजनेस में जो भी फंड लगाता है उसको तो हम कैपिटल बोलते हैं, आप जानते हैं सभी। ठीक है। और बच्चों कैपिटल बिजनेस में इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट करते हैं इन द नेम ऑफ दैट कैपिटल, इन द नेम ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है जब भी ओनर बिजनेस में फंड लगाता है, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। देखिए यदि ये पैसा हम बैंक से लोन लेकर लगाते हैं, यदि ये पैसा कैपिटल का हम बैंक से लोन लेकर लगाते हैं, तो बैंक से वो पैसा फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं मिलता हमें, बैंक को भी हमें उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता। तो बच्चों यहां पर ओनर मांग रहा है इंटरेस्ट। अब अकाउंटिंग के लिए ओनर एक अलग व्यक्ति है, आप जानते हैं, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण ओनर और बिजनेस दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है। आई बात समझ में? तो जो फंड ओनर ने बिजनेस के अंदर कंट्रीब्यूट किया है, उस फंड की कॉस्ट के रूप में ओनर मांग रहा है इंटरेस्ट। क्या मांग रहा है सर? इंटरेस्ट। तो बच्चों ये इंटरेस्ट जो है, ये इंटरेस्ट कहलाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वट एवर द रेट फिक्स्ड बाय द बिजनेस। और बिजनेस के लिए ये देखा जाए तो बिजनेस का है एक्सपेंस, और बिजनेस में एक्सपेंस बढ़ते हैं बच्चों तो डेबिट किए जाते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा इन द नेम ऑफ दैट एक्सपेंस। आई बात समझ में? और बच्चों ये जो इंटरेस्ट है, जो आप देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ट्रांसफर कर दिया जाता है, ये ट्रांसफर कर दिया जाता है ओनर्स की कैपिटल में। ठीक है। मतलब जब बिजनेस में ओनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, तब एक अकाउंट बिजनेस में ओनर के रेस्पेक्ट में ओपन होता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। और जब भी इंटरेस्ट आप उसे दोगे पार्टनर को या ओनर को, वो उस कैपिटल में जुड़ जाएगा। आई बात समझ में? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपने डेबिट कर दिया, पर उसके कारण दूसरी तरफ आपके बिजनेस में कैपिटल क्या हो गई? ओनर की बढ़ गई, और कैपिटल जब बढ़ती है तो बच्चों क्रेडिट होती है। क्या बात समझ में आती है? ओनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे तो सही, ट्रीटिंग इट एज ए एक्सपेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे सर, बिजनेस का खर्चा मानकर। ठीक है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंस है,
इसलिए हमने उसे डेबिट कर दिया। और बच्चों क्रेडिट हम कैपिटल अकाउंट को कर देंगे, क्योंकि ये पैसा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होने से बच्चों, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होने से कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, और कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। इंटरेस्ट हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बिजनेस में बढ़ रहा है, इसलिए हमने उसे डेबिट कर दिया। अब चूंकि ये बिजनेस का एक्सपेंस P&L से राइट ऑफ होता है, इसलिए बच्चों इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम राइट ऑफ कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने डेबिट किया था उसे हमने क्रेडिट कर कर राइट ऑफ कर दिया। आ रही बात समझ में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल पर ही कैलकुलेट होता है, जो भी क्वेश्चन रेट दे उस हिसाब से कैलकुलेट होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, ओनर ने 1 अप्रैल 2026 को कैपिटल लगाई थी, ठीक है बच्चों, वो कैपिटल लगाई थी मान लीजिए 1 लाख रुपीज की। कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी? 1 लाख रुपीज की, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम हमें देना है, तो 1 लाख का 10% पर एनम कितना हो जाएगा बच्चों? 10,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप डिटेल में लिख सकते हैं, 1000 टू कैपिटल। अब मुझे एक बात का जवाब दो कि यहां पर ओनर की कैपिटल कितनी हो गई सर? जब उसने 10 लाख 1 लाख की कैपिटल लगाई थी तब 1 लाख कैपिटल थी। अब इंटरेस्ट भी उसके अंदर ट्रांसफर हो चुका है, देखिए इंटरेस्ट से कैपिटल क्रेडिट हुई है, तो कैपिटल टोटल ओनर की 1,01,000 हो चुकी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्रॉफिट्स भी इसके अंदर जुड़ते हैं, प्रॉफिट से भी कैपिटल इंक्रीज होती है, लॉसेस के कारण कैपिटल डिक्रीज होती है। आई बात समझ में? ड्रॉइंग्स के कारण कैपिटल कम होती है बच्चों, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के कारण भी कैपिटल कम होती है। ये कुछ कारण है। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है, लॉसेस से कम होती है। ड्रॉइंग्स जो बिजनेस से पैसा ओनर निकाल रहा है उसके कारण भी उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी उसके कैपिटल से ही डिडक्ट किया जाता है, इसके कारण उसकी कैपिटल कम हो जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? देखिए बच्चों, बिजनेस से यदि ओनर बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए कुछ भी विड्रॉ करता है, किस पर्पस के लिए? पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए कुछ विड्रॉ करता है, उस विड्रॉल को ही ड्राइंग्स बोला जाता है। आई बात समझ में? और उसके कारण ओनर की जो कैपिटल है, जो उसने बिजनेस के अंदर लगाई थी, वो कैपिटल हो जाती है रिड्यूस। और जब कैपिटल बढ़ती है तब तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, पर जब रिड्यूस होती है तब हम उसे डेबिट करते हैं। पर पर्सनल यूज के कारण जब कैपिटल कम होती है तो बच्चों हम डेबिट तो करते हैं कैपिटल को, बट इन द नेम ऑफ ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होता है बच्चों। आई बात समझ में? अब देख लीजिए, इस बंदे ने बिजनेस में फंड लगाया था। कब पैसा लगाया था? मान लीजिए 1 अप्रैल 2026 को इसने बिजनेस में फंड लगाया था 1 लाख रुपीस का। तो बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज हो गई थी, 1 लाख से कैपिटल अकाउंट को हमने कर दिया था क्रेडिट, ठीक है। अब देखिए, विश्वास हमें यह था कि बिजनेस में पैसे को रिटेन करेगा, बीच में पैसा नहीं निकालेगा, बिजनेस में फंड्स की स्केर्सिटी नहीं होगी, फंड्स का अभाव नहीं होगा, पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। पर इस नालायक ने क्या करा, बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा निकाल लिया, और वो पैसा निकाला मान लो 1 अक्टूबर 2026 को, 6 महीने बाद। इसमें से इसने 40,000 रुपीज तो क्या कर लिए? विड्रॉ कर लिए, और कैपिटल के विड्रॉ किए, प्रॉफिट के नहीं, कैपिटल के पैसा इसने विड्रॉ किया है। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, यहां पर कैपिटल कितने से कम हो गई? 40,000 से, ठीक है। अब यदि मैं इसकी एंट्री की बात करूं तो कैपिटल कम होती है, कैपिटल जब भी कम होती है तो डेबिट होती है, और डेबिट होती है इन द नेम ऑफ ड्रॉइंग्स। तो बच्चों ड्रॉइंग्स अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, समझ पा रहे हैं आप? 40,000 रुपीज से ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश यदि बिजनेस से गया है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। गुड्स यदि बिजनेस से गए हैं तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, वॉट एवर द थिंग्स इज मूविंग फ्रॉम बिजनेस। अब हुआ क्या, कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, यदि आप कैपिटल लगाते हैं तो हमसे मांगते हैं आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। पर यदि आप कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं या प्रॉफिट विड्रॉ कर रहे हैं, वॉट एवर द थिंग्स, और बिजनेस में समय से पहले उस पैसे को निकाल रहे हैं, तो आपको हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये बात जेन्युइन है कि नहीं? क्योंकि देखो बच्चों,
यदि ओनर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो फंड्स की स्केर्सिटी हो जाती है, और यहाँ भी 40,000 की बिजनेस में कमी हो गई। कैपिटल थी 1 लाख, 40,000 से कम हो गई, तो कैपिटल बिजनेस में कितनी रह गई सर? 60,000 की रह गई। अब 60,000 में बिजनेस को चलाना पड़ेगा। तो बच्चों 60,000 में बिजनेस चल नहीं सकता, उस 40,000 की व्यवस्था कैसे करनी पड़ेगी? 40,000 आप बैंक से लोन लोगे, लोगे कि नहीं लोगे? यस सर, बैंक से लोन लोगे, और बैंक से लोन फ्री ऑफ कॉस्ट तो मिलता नहीं है, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, देना पड़ेगा सर। तो मान लो इंटरेस्ट बैंक मांग रहा है 6%, कितना मांग रहा है? 6% तो बहुत सस्ता हो जाएगा, मान लो 10% पर एनम से इंटरेस्ट बैंक मांग रहा है। तो 10% पर एनम से इंटरेस्ट हमें बैंक को देना पड़ेगा 40,000 रुपीज पर 6 महीने के लिए। तो कितना देना पड़ेगा बताओ सर? 40,000 रुपीज की हमने व्यवस्था बैंक से करी, 10% पर एनम से हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और 1 अक्टूबर से 31 मार्च के लिए 6 महीने का हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा 2,000। तो भाई ये बैंक को आप दोगे, तो इसमें दोष किसका है? इसमें दोष ओनर का है। तो आप ये पैसा ओनर से ले लो, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के नाम से, कि भैया तेने जो पैसा बीच में निकाला था, हम उस पर इंटरेस्ट लेंगे और उसे बोलेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो बैंक को दे तो देंगे हम, पर ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम ओनर से चार्ज कर लेंगे। तो बिजनेस के लिए तो क्या हो गई बच्चों? ये इनकम हो गई, क्योंकि ओनर को इंटरेस्ट देते थे, कैपिटल तो वो खर्चा था। ड्रॉइंग्स पर जो इंटरेस्ट ले रहे हैं वो हमारी इनकम है। इनकम बढ़ती है तो बच्चों उसको क्रेडिट करते हैं। आई बात समझ में? यस और नो? इनकम बढ़ती है तो उसे क्रेडिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है, वॉट एवर दी अमाउंट। अब ये पैसा क्या है एक्चुअल में जो आपने क्रेडिट किया है, ये अमाउंट जो एक्चुअल में आपने क्रेडिट किया है, इससे आपको ओनर्स से ही लेना है। और ओनर क्या कहता है कि ये पैसा मैं आपको कैश में नहीं दूंगा, आप क्या कीजिए कि मेरी जो कैपिटल है आपके पास जो मेरी कैपिटल बची हुई है 60,000, ठीक है, आप उसमें से ही काट लीजिए पैसा। तो सर हम आपकी कैपिटल क्या कर देंगे, इस अमाउंट से हम आपकी कैपिटल कम कर देंगे। ऑब्वियसली ये इनकम हमें ओनर से चार्ज करनी है, उसके कैपिटल में से काट लेंगे, तो हम उसकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि कैपिटल जब बढ़ती है बच्चों तब तो होती है क्रेडिट, और जब कम होती है तब होती है डेबिट। पर जब डेबिट होती है ओनर के रेस्पेक्ट में, तो ड्रॉइंग्स के नाम से डेबिट होती है। यह हम अच्छे से जानते हैं, इस चीज को आप समझ लेना। कैपिटल जब भी कम हो रही है ओनर के रेस्पेक्ट में तो डेबिट हो रही है, बट इन द नेम ऑफ ड्रॉइंग्स। इसलिए बच्चों यहाँ पर डेबिट कैपिटल ही हो रही है, बट नाम उसका क्या है? ड्रॉइंग्स, ठीक है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि ओनर की कैपिटल कितनी बची, तो ओनर की कैपिटल कितनी थी बच्चों? पहले ओनर की कैपिटल थी 1 लाख, ठीक है, 40,000 उसने विड्रॉ कर लिया, तो कैपिटल बची थी 60,000। कितनी बची थी बच्चों? 60,000। और 2,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने काट लिया, तो बच्चों कैपिटल कितनी बची है? 58,000। इतनी कैपिटल बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी। आई होप सो ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कर लेंगे, रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, सारे कॉन्सेप्ट उसमें कवर कर लेंगे, और भी 2-3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन साथ में उसके कर लेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इफ यू डू नॉट येट सब्सक्राइब देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चंस डीके गोयल के 1 बाय 1 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इस सेशन के आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। सो डोंट मिस इट आउट, प्रेस द बेल आइकन, शेयर्स जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर जाइएगा, एंगेजमेंट क्रिएट होता है, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।